हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लॉट्स ऑफ एनर्जी, एक्साइटमेंट एंड मोटिवेशन के साथ थोड़ा डर, टेंशन एंड घबराहट। दोस्तों, आप ये सारी चीज़ों को बाईपास करोगे तभी तो सीए एग्ज़ाम पास करोगे। दोस्तों, आज हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वैल्यूएशन कहाँ से ICAI के स्टडी मटेरियल से रिवाइज करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शंस 4 कंडीशंस को फुलफ़िल कर लेते हैं, अगर कोई ट्रांजैक्शन 4 चीज़ों को फुलफ़िल कर लेते हैं तो वो सप्लाई अंडर GST कहलाते हैं। वो चार कंडीशंस क्या है? सबसे पहले, वो जो ट्रांजैक्शन हुए हैं वो किसी गुड्स या सर्विस का सप्लाई होना चाहिए, किसी पर्सन के द्वारा होना चाहिए, और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कंसिडरेशन के लिए होना चाहिए या +1 या शेड्यूल 1 के ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में होनी चाहिए। दोस्तों, अगर कोई ट्रांजैक्शन ये 4 कंडीशंस को मीट कर लेता है तो उसे सप्लाई अंडर GST माना जाता है। और ये कंसेप्ट को दोस्तों हम लोगों ने सप्लाई अंडर GST में कवर कर चुका है, सप्लाई अंडर GST में रिवीजन कर लिया। जैसे कोई भी ट्रांजैक्शंस आपका सप्लाई कहलाता है तो गवर्नमेंट आपसे GST मांगने चला आता है। गवर्नमेंट आपसे GST मांगने चला आ गया तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कौन सा GST देंगे। GST में टैक्स आपके 4 टाइप के होते हैं, एक CGST, SGST या UTGST प्लस IGST। अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है, अगर आपका इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है तो आप CGST, SGST या UTGST का पेमेंट करेंगे। अगर आपका सप्लाई इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो उस केस में आप IGST को पेमेंट करेंगे। दोस्तों, ये कंसेप्ट को हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में रिवीजन कर लिया। नेक्स्ट आता है कि अब GST हमें पेमेंट करना है तो GST कौन पेमेंट करेगा? क्या सप्लायर पेमेंट करेगा या रिसिपिएंट पेमेंट करेगा? अगर आपका सप्लायर GST पेमेंट करेगा, अगर आपका सप्लायर GST पेमेंट करेगा तो वो फॉरवर्ड चार्ज में आपका GST पेमेंट करेगा, फॉरवर्ड चार्ज में आपका GST पेमेंट करेगा। अगर रिसिपिएंट GST पेमेंट करेगा तो आपका वो RCM के अंदर GST पेमेंट करेगा। तो दोस्तों, ये वाले कंसेप्ट कौन GST पेमेंट करेगा? RCM में GST पेमेंट होगा या फॉरवर्ड चार्ज में GST पेमेंट होगा? ये चैप्टर्स का रिवीजन हम लोगों ने चार्ज अंडर GST में रिवाइज कर लिया है। नेक्स्ट दोस्तों आता है, कब हम लोग GST पेमेंट करेंगे। ये डिसाइड हो गया किसी भी ट्रांजैक्शंस पे GST हमें पेमेंट करना है तो GST हम लोग कब पेमेंट करेंगे। GST कब पेमेंट करेंगे, इसके लिए हम लोगों ने टाइम ऑफ सप्लाई को देख लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, किस अमाउंट पे हमें GST पेमेंट करना है। दोस्तों, हम जो GST पेमेंट कर रहे हैं वो GST हमें किस अमाउंट पे पेमेंट करना है, उसके लिए हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई को देखेंगे। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर्स पे आते हैं। दोस्तों, ये वैल्यूएशंस को हम लोग स्टडी मटेरियल से रिवाइज करने वाले हैं ताकि ये कॉन्फिडेंस आ जाए एग्ज़ाम देने से पहले कि हम लोगों ने स्टडी मटेरियल को नहीं छोड़ा है। तो दोस्तों, अब हम लोग वैल्यूएशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट का ICAI मटेरियल से रिवाइज करते हैं। इसमें दोस्तों क्या कहा गया, इंट्रोडक्शन हम लोग पहले देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में कहा गया है कि GST इज पेबल, GST पे किया जाएगा ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ अ बिजनेस ऑन सर्टेन सप्लाईज मेड विदाउट कंसिडरेशन एज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 टू CGST एक्ट। दोस्तों, कहा गया है कि GST आपको पेमेंट किया जाएगा, GST पेमेंट किया जाएगा वो कंसिडरेशन पे
जीएसटी दोस्तों आपका पेमेंट किया जाएगा किस पे, जो आपका कंसिडरेशन आपने पे किया है उस अमाउंट पे आपको जीएसटी पेमेंट किया जाए, जीएसटी पे किया जाएगा। लेकिन अगर आप शेड्यूल 1 का सप्लाई करते हैं दोस्तों, अगर आप शेड्यूल 1 का सप्लाई करते हैं और आपने कंसिडरेशंस को पेमेंट नहीं किया है, अगर आपने शेड्यूल 1 का सप्लाई करते हैं और आपने कंसिडरेशन को पेमेंट नहीं किया तो भी आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, तो भी आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ेगा। तो शेड्यूल 1 के केस में भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग आते हैं, क्या कहा गया है, जीएसटी इज एन एड वैलोरम लेवी दैट इज इट इज लेविड एज अ percentage of the value of supply of goods or services or both. It becomes important to know how to arrive at the value on which GST is to be paid. तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आप जो जीएसटी पेमेंट करोगे किस वैल्यू पे आप जीएसटी पेमेंट करोगे। दोस्तों किस वैल्यू पे हम जीएसटी पेमेंट करेंगे, वैल्यूएशन कैसे निकाला जाएगा किसी भी ट्रांजैक्शंस का, तो उसी को हम लोग वैल्यू ऑफ सप्लाई में पढ़ाई करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट आपका ये वैल्यूएशन निकालने का सेक्शन आपका सेक्शन नंबर 15 आता है, ये सेक्शन नंबर 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट आता है। तो सेक्शन नंबर 15 का सबसेक्शन 1 में कहा गया है, सबसेक्शन 1 प्रोवाइड्स द मैकेनिज्म, सबसेक्शन 1 आपको प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म फॉर डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई व्हिच इज मेड बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन एंड द प्राइस एंड ओनली द प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई। आप जो कंसिडरेशन दे रहे हो वो आपका सोल कंसिडरेशन है। when value cannot be determined under section 15 subsection 1 as also in certain specific cases the same is determined using chapter 4 determination of value of supply of CGST rule। दोस्तों यहाँ पे सिंपली कहा गया है सेक्शन 15 में सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 बोलता है कि अगर आपने कोई सप्लाई किया है और ये सप्लाई आपका अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, ये सप्लाई किसके बीच में हो रहा है, ये सप्लाई आपका अनरिलेटेड पर्सन के बीच में हो रहा है, और जो आप कंसिडरेशन पेमेंट कर रहे हैं ये कंसिडरेशन आपका सोल कंसिडरेशन है दोस्तों, इसके अलावा आपको कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिला है। तो आपको सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 बताएगा कि आपका वैल्यू क्या होगा। दोस्तों अगर इसमें से कोई भी रूल डेविएट हुआ, आप अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई नहीं किए हैं, आप रिलेटेड पर्सन को सप्लाई किए हैं, आप जो कंसिडरेशन पे कर रहे हैं वो आपका सोल कंसिडरेशन नहीं है, तो वहाँ पे सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 नहीं आएगा। आपको वैल्यूएशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, वैल्यूएशन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि वैल्यूएशन रूल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, ये आपका फाइनल लेवल की बातें आ जाती है। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को पहले समझ लेते हैं। एजेंट के डेफिनेशन को समझ लेते हैं। एजेंट किसे किसे कहा जाएगा? एजेंट किसी भी फैक्टर को कहा जाएगा, ब्रोकर को कहा जाएगा। अगर कोई कमीशन एजेंट है, अड़हतिया, डेल, क्रेडर एजेंट, ऑक्शनर, मर्केंटाइल एजेंट, ये सारे को एजेंट कहा जाएगा अगर ये सारे बंदे कैरी कर रहे हैं बिजनेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑन बिहाफ ऑफ अनदर। ये सारे पर्सन अगर किसी अदर पर्सन के बिहाफ में गुड्स या सर्विस को सप्लाई कर रहा है तो उसे एजेंट कहा जाएगा। दोस्तों कंसिडरेशन हम लोग किसे कहेंगे? नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोगों का कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन किसे कहेंगे? कंसिडरेशन मीन्स पेमेंट इन मनी, या तो आप पेमेंट कर रहे हैं मनी में या अदरवाइज फॉर अ सप्लाई। दोस्तों जो सप्लाई किया ए ने बी को जो सप्लाई किया, बी जो कंसिडरेशन पेमेंट कर रहा है वो या तो मनी में पेमेंट करेगा, अगर मनी में पेमेंट नहीं करेगा तो अदरवाइज में पेमेंट करेगा। अदरवाइज में क्या करेगा? भैया आप हमें मोबाइल दे दो,
आईफोन और मैं तुम्हें अपना पुराना लैपटॉप दे देता हूँ। तो पुराना लैपटॉप तो मनी नहीं हुआ, अदरवाइज में आप कंसिडरेशन पेमेंट कर रहे हैं। तो वही कहा गया है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। वो सप्लाई के लिए आप पेमेंट मनी में कर रहे हो या अदरवाइज कर रहे हो। कौन कर रहा है? बाय रिसिपिएंट, या तो वो पेमेंट रिसिपिएंट कर रहा है या एनी अदर पर्सन, कोई दूसरा पर्सन आपका ये पेमेंट कर रहा है, तो आपका ये कंसिडरेशन कहलाएगा। अब क्या होता है ना, कभी कभी हम लोग ट्रांजैक्शन करने के लिए डिपॉजिट रखते हैं, तो क्या वो जो डिपॉजिट हम लोग सप्लायर के पास में देते हैं तो क्या उसे कंसिडरेशन ट्रीट किया जाएगा? नहीं, उसे कंसिडरेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा, लेकिन उसे हम लोग कंसिडरेशन ट्रीट कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज अ पेमेंट ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। दोस्तों क्या कहा गया? हमने सप्लायर के पास जो डिपॉजिट जमा किया है, अगर ये सप्लायर उस डिपॉजिट को एज अ कंसिडरेशन ट्रीट करेगा तब जाके इसे कंसिडरेशन माना जाएगा। लेकिन दोस्तों ये सारे चीज़ों को हम लोग कंसिडरेशन मानेंगे, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड भी किया जाता है। क्या एक्सक्लूड किया जाएगा? अगर कोई सब्सिडी मिला है, किससे मिला है? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है। हमने जो सप्लाई किया है वो सप्लाई से रिलेटेड हमें कोई सब्सिडी मिला है, वो सब्सिडी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है या स्टेट गवर्नमेंट से मिला है, तो उसे हम लोग कंसिडरेशन में ऐड नहीं करेंगे। कंसिडरेशन में दोस्तों ये भी ऐड होता है मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई। जैसे कहा गया है कि आप मुझे एक मोबाइल दे दो, बहन ने भाई का कुछ बदमाशियां पकड़ लिया, तो भाई बोल रहा है कि बहन तू ये मोबाइल ले ले मेरा। मोबाइल क्या हो गया? भाई ने सप्लाई कर रहा है मोबाइल का अपनी बहन को, और भाई बोल रहा है बहन ये कंप्लेन माँ के साथ या पापा के साथ नहीं करना। तो मोबाइल के बदले में बहन कंसिडरेशन क्या दे रही है? बहन कंसिडरेशन के रूप में वो चुगली नहीं करेगी अपने मम्मी पापा के पास, वो चुगली ना करने का कंसिडरेशन दे रही है। वही कहा गया एनी एक्ट, या तो कोई काम करने के लिए, और फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई। दोस्तों इसके साथ हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। मनी किसे कहा गया है? मनी में आप लोगों को कवर हो जाता है दोस्तों इंडियन लीगल टेंडर, फॉरेन करेंसी चेक, प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, लेटर ऑफ क्रेडिट, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, ट्रैवलर चेक, मनी ऑर्डर, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। When used as a consideration, जब इसे यूज किया जाता है एज ए कंसिडरेशन टू सेटल एन ऑब्लिगेशन और एक्सचेंज विथ इंडियन लीगल टेंडर ऑफ अदर डिनोमिनेशन एक्सक्लूडिंग करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमेरिक वैल्यू, एक्सक्लूडिंग करेंसी हेल्ड फॉर इट्स न्यूमेरिस्टिक वैल्यू। दोस्तों इसी के साथ नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रिसिपिएंट किसे कहा जाएगा? रिसिपिएंट किसे कहा जाएगा? रिसिपिएंट इफ कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज, अगर कंसिडरेशन पेमेंट किया जाएगा किसके लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज के लिए किया जाएगा, तो रिसिपिएंट कौन कहलाएगा? पर्सन लाइबल टू पे कंसिडरेशन, जो पर्सन लाइबल है कंसिडरेशन को पेमेंट करने के लिए उसे रिसिपिएंट कहा जाएगा। इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने गुड्स का सप्लाई कर दिया लेकिन उसमें कोई कंसिडरेशन पे किया ही नहीं जाएगा, इन दैट केस कौन रिसिपिएंट कहलाएगा? हु विल रिसिपिएंट? देन person to whom goods are delivered या made available or to whom possession या use of the goods is given made available, ऐसे पर्सन जिसको गुड्स डिलीवर किया गया या अवेलेबल कराया गया या गुड्स का पोजीशन दिया गया, तो उस पर्सन को रिसिपिएंट कहा जाएगा। इफ नो कंसिडरेशन, अब सप्लाई के केस में आ जाते हैं। इफ नो कंसिडरेशन इज पेबल फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सर्विस
कि सप्लाई के केस में अगर आपका कंसिडरेशन पेमेंट नहीं किया जाता है तो हु विल बी रिसिपिएंट, कौन होगा रिसिपिएंट? रिसिपिएंट विल बी द पर्सन टू हुम द सर्विस इज रेंडर्ड, जिस पर्सन को सर्विस रेंडर किया गया है वो पर्सन आपका रिसिपिएंट कहला जाएगा। दोस्तों रिसिपिएंट इंक्लूड करता है एन एजेंट एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द रिसिपिएंट इन रिलेशन टू द गुड्स और सर्विसेज और बोथ सप्लाइड। दोस्तों इसके साथ अब हम लोग सेक्शन 15 को देखते हैं। सेक्शन 15 के सबसे पहले स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं, फिर इस स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का हम लोग दोस्तों एनालिसिस करेंगे। सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 का सबसेक्शन 1 क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ सप्लाई, सप्लाई का वैल्यू क्या होगा वो बताता है। सप्लाई चाहे आप गुड्स का कर रहे हो या सर्विस का कर रहे हो और बोथ का, द वैल्यू ऑफ अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ शैल बी द ट्रांजैक्शन वैल्यू। आपके सप्लाई का वैल्यू क्या होगा? ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा, विच इज द प्राइस एक्चुअली पेड, प्राइस एक्चुअली जो पे किया गया या पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, where the supplier and recipient of the supply are not related, means supplier and recipient आपका related नहीं है, and price is the sole consideration। सब सेक्शन 1 बोलता है कि आपने जो ट्रांजेक्शन किया है उसका वैल्यू क्या होगा? उसका वैल्यू क्या होगा दोस्तों? उसका वैल्यू आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू हो जाएगा, लेकिन कुछ कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। क्या कंडीशन है? आपने जो कंसिडरेशन को पे किया, आपने जो कंसिडरेशन को पे किया है, पेड किया है, या अभी आपने पे नहीं किया है, पे करोगे फ्यूचर में, आपका वो पेबल है, वो आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कहला जाएगा। कब कहलाएगा? आपको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला कंडीशन है कि रिसिपिएंट एंड सप्लायर एंड रिसिपिएंट आपका रिलेटेड पर्सन नहीं होनी चाहिए, और जो आपने कंसिडरेशन दिया है वो कंसिडरेशन आपका सोल कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होता है तो जो आप ट्रांजैक्शन करते हो उस ट्रांजैक्शन का वैल्यू ट्रांजैक्शन वैल्यू ही कहलाएगा जो आप कंसिडरेशन पे कर दिए हो या कंसिडरेशन पे करने वाले हो। दोस्तों सबसेक्शन 1 ये बोलता है। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? कुछ आइटम्स को ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में इंक्लूड करो। आपने जो ये ट्रांजैक्शन वैल्यू निकाला है, ये ट्रांजैक्शन वैल्यू में सबसेक्शन 2 बोलता है कि कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दो। कुछ चीज़ों को क्या इंक्लूड करोगे? कोई अगर टैक्स, रिसिपिएंट से अगर आप कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, कोई भी चीज़ें इस तरीके का चार्ज करते हो तो उसको आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करो जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए। लेकिन ध्यान रखना है दोस्तों, अगर आप कोई भी टैक्स, एनी टैक्स रिकवर कर रहे हैं, किसके अंदर? जीएसटी के अंदर टैक्स रिकवर कर रहे हैं, तो वो टैक्स को ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करना है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट कहा गया है, एनी अमाउंट डेट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सच सप्लाई but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि जो सप्लाई किया जा रहा है गुड्स या सर्विस का, उस सप्लाई के ऊपर कुछ पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर की बन रही थी, लेकिन सप्लायर ने उसे पे नहीं किया, रिसिपिएंट उस अमाउंट को पे कर दिया। जो अमाउंट रिसिपिएंट ने पे किया है, जिसकी लायबिलिटी सप्लायर की बनती थी, अगर वो अमाउंट आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं है तो उसे हम लोग ऐड करेंगे। दोस्तों
नेक्स्ट अपना आ जाता है इंसिडेंटल एक्सपेंस। अगर कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है तो उसे हम लोग ऐड करेंगे। इंसिडेंटल एक्सपेंस में फॉर एग्जांपल आपका कमीशन आ गया, पैकिंग चार्जेज आ गया, पैकिंग चार्जेज जो सप्लायर रिसिपिएंट से रिकवर करते हैं। Incidental expenses including commission and packing charges by the supplier to the recipient of a supply and any amount charged for anything done by the supplier in respect of the supply of goods or services or both at the time of or before delivery of goods or supply of service। दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, अगर आपने सप्लाई किया रिसिपिएंट को और रिसिपिएंट ने कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया, जैसे कि रिसिपिएंट ने विद इन अ ड्यू डेट में आपको पेमेंट नहीं किया, तो आपने रिसिपिएंट से कोई इंटरेस्ट को चार्ज किया या लेट फी लिया या पेनल्टी आपने लगाए डिलेड पेमेंट के लिए, तो ये सारे चीज़ों को भी आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट आ जाता है सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों आपने जो सप्लाई किया है वो सप्लाई से रिलेटेड अगर आपको कोई सब्सिडी मिला है किसी और से जिसके कारण उस सप्लाई का वैल्यूएशन कम हो गया, तो उस सब्सिडी को आपके ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है तो वो सब्सिडी को आप अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड नहीं करोगे। दोस्तों नेक्स्ट आता है कि कुछ चीज़ों को आप अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू से सबसेक्शन 3 बोलता है कि कुछ चीज़ों को आपको अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू से लेस करना पड़ेगा। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है दोस्तों, ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका वैल्यू होगा जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा। सबसेक्शन 2 बोलता है कुछ चीज़ों को हमें इंक्लूड करना है। सबसेक्शन 3 बोलता है कुछ चीज़ों को हमें एक्सक्लूड करना है। कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना है वो क्या है दोस्तों, वो आपका डिस्काउंट है। खुश हो जाएं आप लोग, डिस्काउंट का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों कौन से डिस्काउंट को हम लोगों को एक्सक्लूड करना है, चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द सप्लाई शैल नॉट इंक्लूड एनी डिस्काउंट विच इज गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई इफ सच डिस्काउंट हैज बीन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस इशूड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई। दोस्तों जिस समय आप सप्लाई किए, जिस समय आप सप्लाई कर रहे हो या उससे पहले, सप्लाई करने से पहले आपने रिसिपिएंट को कोई डिस्काउंट दे दिया और वो डिस्काउंट आपने अपने इनवॉइस में रिकॉर्ड किए हो, तो उस डिस्काउंट को वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस कर दोगे। लेकिन अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है, वो डिस्काउंट आपने आफ्टर सप्लाई दिया है, तो उसे भी हम लेस करेंगे अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू से, बशर्ते कि 2 कंडीशन फुलफिल हो जाए उस डिस्काउंट से रिलेटेड। वो जो डिस्काउंट दिए हैं, such discount is established in term of an agreement entered into at or before the time of such supply and specifically linked to the relevant invoice। दोस्तों कहा गया कि जो आपने डिस्काउंट दिया है सप्लाई करने के बाद, तो वो डिस्काउंट से रिलेटेड जो टर्म एंड कंडीशन जो एग्रीमेंट है वो या तो आप सप्लाई के समय एंटर कर लिए होंगे या सप्लाई से पहले एंटर कर लिए होंगे। ये कंडीशन आपको फुलफिल करना है। जैसे आप बल्क डिस्काउंट देते हो, तो बल्क डिस्काउंट में क्या होता है, जिस समय आप फर्स्ट सप्लाई कर रहे हो तो रिसिपिएंट को बल्क डिस्काउंट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं है, लेकिन बल्क डिस्काउंट का जो एग्रीमेंट है वो सप्लाई के समय या सप्लाई से पहले ही कर लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट एज एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्काउंट on the basis of document issued by the supplier has been reversed by the recipient of the supply। दोस्तों जितना डिस्काउंट आपको बाद में मिलेगा उस डिस्काउंटेड अमाउंट पे तो ऑलरेडी रिसिपिएंट ने आईटीसी खा के बैठा होगा, तो जीएसटी बोलता है, जीएसटी का सेक्शन 15 सबसेक्शन 3 बोलता है भाई जो डिस्काउंट के ऊपर आपने आईटीसी पहले से खा के बैठा है वो आईटीसी को रिवर्स कर दो। वो आईटीसी को अगर रिसिपिएंट रिवर्स कर देता है, ये 2 कंडीशन फुलफिल हो गया, तो वो वाले डिस्काउंट को हम एक्सक्लूड कर देंगे ट्रांजैक्शन वैल्यू के लिए। दोस्तों मैन आपका
सेक्शन 15 का लीगल वर्ड्स यही था। अब नेक्स्ट इसका हम लोग जाते हैं एनालिसिस करने के लिए। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेटेड पर्सन कौन है। रिलेटेड पर्सन मीन्स पर्सन इंक्लूडिंग लीगल पर्सन डीम्ड एज रिलेटेड पर्सन इफ अगर वो पर्सन सच पर्सन्स आर ऑफिसर या डायरेक्टर ऑफ वन अनदर्स बिजनेस, अगर वो एक दूसरे के बिजनेस का डायरेक्टर या ऑफिसर है तो आपस में रिलेटेड पर्सन कहला जाएंगे। बिजनेस का अगर वो लीगली पार्टनर है तो वो भी आपका रिलेटेड पर्सन हो जाएगा। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय का रिलेशन को रिलेटेड पर्सन कहा जाता है। अगर कोई थर्ड पर्सन दो कंपनी में, अगर कोई थर्ड पर्सन दो कंपनी में या तो कंट्रोल कर रही है या ओन कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ग्रेटर देन इक्वल टू 25% ऑफ वोटिंग राइट, तो जो दोनों कंपनी में थर्ड पर्सन होल्ड कर रही है वो दोनों कंपनी आपस में रिलेटेड पर्सन कहला जाएगी। अब क्या कहा गया, वन ऑफ देम कंट्रोल्स द अदर, एक कंपनी दूसरी कंपनी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रही है तो वो दोनों कंपनी आपस में आपका रिलेटेड पर्सन कहला जाएगा। अ थर्ड पर्सन के तीसरा पर्सन कंट्रोल कर रहा है बोथ ऑफ देम को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कोई एक थर्ड पर्सन है कंपनी ए और कंपनी बी, दोनों कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है तो ए एंड बी आपका रिलेटेड पर्सन कहला जाएगा। सच पर्सन टुगेदर कंट्रोल अ थर्ड पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कंपनी ए कंपनी बी दोनों मिलके किसी तीसरे पर्सन को कंट्रोल कर रही है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो आपका थर्ड पर्सन और ये दोनों पर्सन ये सारे आपस में रिलेटेड पर्सन कहला जाएंगे। सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली, अगर फैमिली की बात करें, अगर कोई फैमिली मैन बिजनेस कर रहा है, इंडिविजुअल बिजनेस कर रहा है तो वो इंडिविजुअल के फैमिली का अगर कोई मेंबर है तो वो आपस में आपका रिलेटेड पर्सन कहला जाएगा। वन ऑफ देम इज सोल एजेंट या सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनर ऑफ द अदर, आपका एजेंट या सोल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर्स आपका आपस में रिलेटेड पर्सन कहलाएगा। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो हम लोगों ने ऊपर में सेक्शंस के टेक्स्ट को पढ़ लिया था उसी को अब हम लोग दोस्तों एनालाइज करने जा रहे हैं। पहला क्या कहा गया है, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अगर आप सप्लाई करते हो अनरिलेटेड पर्सन को, अगर आप सप्लाई करते हो अनरिलेटेड पर्सन को और जो प्राइस जो दे रहे हो उस सप्लाई के एवज में जो प्राइस दे रहे हो वो प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन है तो वो प्राइस ही आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू कहला जाएगा फॉर सेक्शन 15 सबसेक्शन 1, जिसके ऊपर आपको जीएसटी कैलकुलेट करके देना पड़ेगा। दोस्तों वही चीज़ों को फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में ट्रांजैक्शन वैल्यू, when a transaction of supply of goods or services or both is made between two person who are not related to each other, who are not related to each other and or price is the sole consideration for the supply, then value of supply is a transaction value, then value of supply is a transaction value। सप्लाई बिटवीन अनरिलेटेड पर्सन, वो पर्सन रिलेटेड नहीं है उसके बीच में सप्लाई हो रहा है, प्लस प्राइस इज द सोल कंसिडरेशन ऑफ सच सप्लाई, देन ट्रांजैक्शन वैल्यू ही आपका वैल्यू हो जाएगा उस सप्लाई के लिए और ये ट्रांजैक्शन वैल्यू पे आपको जीएसटी कैलकुलेट करके पे करना पड़ेगा। दोस्तों नेक्स्ट क्या कहा गया है, द प्राइस एक्चुअली पेड और पेबल फॉर द सेड सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि जो आप प्राइस दे रहे हो ट्रांजैक्शंस के लिए, कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ है और वो ट्रांजैक्शन का जो आप प्राइस दे रहे हो वो प्राइस एक्चुअली में जिस महीने में जिस दिन आपने ट्रांजैक्शन किया उस दिन वो प्राइस पे किया गया है या नहीं किया गया है वो मैटर नहीं रखता है। आपने जो प्राइस आप पेमेंट कर दिए, सपोज करो किसी ट्रांजैक्शन के लिए आपने 100 रुपया प्राइस दे रहे हो, ये 100 रुपया में 80 रुपया आज आप दे रहे हो, 20 रुपया बोले हो हम 3 महीने बाद देंगे,
तो यहाँ पे केवल 80 रुपये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा, जो आपने पे कर दिया है ओनली वही ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं होगा, जो आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे वो भी आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में आएगा। डेट मीन्स 100 रुपया आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू आएगा। दोस्तों यही कहा गया है, द प्राइस एक्चुअली पेड, आप एक्चुअली में पे कर दिए हैं, और पेबल फॉर द सेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग वही इंसिडेंटल एक्सपेंस, सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 बोलता है कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना है। कुछ चीज़ों को क्या इंक्लूड करना है, एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। कोई भी ड्यूटी, टैक्सेस, फी, चार्जेज आप ले रहे हो सप्लाई रिसिपिएंट से, तो उसे आप अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड कर दोगे। लेकिन अगर आप CGST, SGST, UT GST कंपनसेशन ले रहे हो तो इसको आप ऐड नहीं करोगे। अब कोई भी पेमेंट, अगर कोई भी पेमेंट रिसिपिएंट कर रहा है थर्ड पार्टी को, रिसिपिएंट कोई भी पेमेंट कर रहा है थर्ड पार्टी को, और वो थर्ड पार्टी का पेमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सप्लायर का था, सप्लायर लायबल था, तो उसे भी आप अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करोगे। क्या कहा गया, पेमेंट टू थर्ड पार्टीज एनी अमाउंट दैट द सप्लायर इज लायबल टू पे इन रिलेशन टू सप्लाई बट विच हैज बीन इनकर्ड बाय द रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई एंड not already included the price, not already included in the price। दोस्तों नेक्स्ट है आपका इंसिडेंटल एक्सपेंसेस को आप ऐड करोगे। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस किसे इंसिडेंशियल एक्सपेंस कहा जाएगा दोस्तों, इसे माइंड में रखने की चीज़ें हैं। पहला क्या है आपका कमीशन, अगर आप किसी को कमीशन पेमेंट करते हो, पैकिंग चार्जेस, इंस्पेक्शन और सर्टिफिकेशन चार्जेस, इंस्टॉलेशन या टेस्टिंग चार्जेस, वेइंग चार्जेस, लोडिंग चार्जेस, डिजाइनिंग चार्जेस एटसेट्रा इनकर्ड बिफोर या एट द टाइम ऑफ सप्लाई। दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको माइंड में रखना पड़ेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट बोल देगा पैकिंग चार्जेस हमने X अमाउंट इनकर्ड किया, इंस्टॉलेशन चार्जेस एंड टेस्टिंग चार्जेस हमने Y अमाउंट इनकर्ड किया, और ट्रांजैक्शन वैल्यू 100 रुपया है, और इसमें हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से सब्सिडी 10 रुपया का मिला है, तो आप ट्रांजैक्शन वैल्यू बताएं। इस ढंग से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है दोस्तों, इसीलिए आपको VVI इसे आपको माइंड में बैठा के रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चीज़ें हम लोग क्या ऐड करेंगे, एनी अमाउंट चार्ज फॉर एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एट द टाइम और बिफोर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ सप्लाई। कोई भी थिंग जो आपका ऊपर कवर नहीं हुआ है, जो दोस्तों आपका ऊपर नहीं कवर हुआ है, इसके अलावा अगर सप्लायर आपसे कोई भी चार्जेस लेता है तो उसे भी आप सप्लाई डेट मीन्स ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करोगे। नेक्स्ट क्या चीज़ों को आप ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करोगे दोस्तों, अगर कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का पेमेंट आप टाइम पे नहीं किए हो, उसके लिए सप्लायर ने रिसिपिएंट से कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, लेट फी चार्ज कर लिया या पेनल्टी चार्ज कर लिया, तो इसे हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करेंगे। नेक्स्ट अपना दोस्तों क्या है, कोई भी सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस अदर देन सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों अगर आपको कोई भी सब्सिडी मिला है, जो आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो, वो ट्रांजैक्शन के प्राइस से वो सब्सिडी डायरेक्ट लिंक होता है, वो प्राइस से सब्सिडी डायरेक्टली लिंक होता है, तो आप उस सब्सिडी को अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करोगे। लेकिन अगर वो सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया है, तो उसे दोस्तों आप ऐड नहीं करोगे। इसी के साथ अपना सबसेक्शन 2 का फिर से रिकैप कर लिए दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, जो आपने इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी रिसिपिएंट से चार्ज किया, ये क्यों आपने चार्ज किया, क्योंकि कंसिडरेशन रिसिपिएंट ने डिले पे किया, तो इस केस में आपका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा दोस्तों, ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में रिवाइज कर लिया। इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा, द डेट व्हेन सच अमाउंट इज रिसिव्ड बाय द सप्लायर, जिस दिन ये अमाउंट या तो इंटरेस्ट या तो लेट फी या पेनल्टी
सप्लायर के द्वारा सप्लायर को रिसिपिएंट से रिसीव हुआ वो दिन आपका टाइम ऑफ सप्लाई कहला जाएगा। दोस्तों, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सच इंटरेस्ट लेट फी पेनल्टी इज द डेट व्हेन सच अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द सप्लायर। फर्दर, सिंस such charges are an addition in the value of supply, same rate of tax as applicable on the main supply of the goods or services are applicable on such charges as well। दोस्तों, कहा गया कि आपने जो ये इंटरेस्ट को, ये पेनल्टी को या लेट फी को रिसिपिएंट से रिकवर किया, इसके ऊपर आप टैक्स रेट क्या लगाओगे? टैक्स रेट वही लगेगा जो आपने मेन गुड्स या सर्विसेज को सप्लाई किया है, इसी का रेट आपका इसके ऊपर भी अप्लीकेबल हो जाएगा। दोस्तों, इसी के साथ अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। आपका दोस्तों लगभग सारी चीज़ें रिवाइज हो चुका है। वही चीज़ों को मैं माइंड में सेट करने के लिए फिगर के थ्रू, डायग्राम के थ्रू बार बार आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। दोस्तों, डिस्काउंट जो दिया गया, डिस्काउंट दिया गया, वो डिस्काउंट कब आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू में माइनस किया जाएगा, उसे हम लोग डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। दोस्तों, डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर द सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई आपने डिस्काउंट दे दिए और इसे आपने इनवॉइस में शो भी कर दिया। तो आपको ये डिस्काउंट डिडक्ट कर दोगे वैल्यू ऑफ सप्लाई में से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। दोस्तों, नेक्स्ट चीज़ें आता है कि आपने डिस्काउंट तो दिया, कब दिया? एट द टाइम ऑफ सप्लाई या बिफोर सप्लाई दे दिया, लेकिन आपने उस डिस्काउंट को इनवॉइस में शो ही नहीं किया। इन दैट केस उस डिस्काउंट को क्या ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस किया जाएगा? ना बाबा ना, उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू में माइनस नहीं किया जाएगा। डिस्काउंट नॉट टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट दोस्तों, अगर डिस्काउंट आप देते हो आफ्टर सप्लाई, ना तो आपने सप्लाई के टाइम में डिस्काउंट दिया, ना तो सप्लाई से पहले डिस्काउंट दिया, आपने डिस्काउंट दिया सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया है। अगर आपने सप्लाई के बाद डिस्काउंट दिया है तो दो कंडीशन अगर फुलफिल कर दिया जाएगा तो उसे ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस करेंगे। अगर दो कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया जाएगा तो उसे हम लोग ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस नहीं करेंगे। अब देखते हैं दो कंडीशन क्या है। पहला कंडीशन क्या है? इन टर्म्स ऑफ एन एग्रीमेंट डेट एग्जिस्ट एट या बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई। दोस्तों, वो जो डिस्काउंट दे रहे हो, आफ्टर सप्लाई जो डिस्काउंट दे रहे हो, उसका एग्रीमेंट, उस डिस्काउंट का एग्रीमेंट आपको या तो सप्लाई के समय या सप्लाई से पहले अवेलेबल था। डेट मीन्स आपने वो एग्रीमेंट कर रखा है। दूसरा कंडीशन क्या है? और क्या है? ये जो डिस्काउंट का एग्रीमेंट है वो रेलिवेंट इनवॉइस से रिलेटेड डिस्काउंट है तो आप उसे माइनस करोगे। दूसरा कंडीशन क्या है? वो डिस्काउंट के ऊपर जो आपने आईटीसी को खा गया है, डेट मीन्स रिसिपिएंट ने जो डिस्काउंट के ऊपर आईटीसी खा गया है, वो आईटीसी को आपको रिवर्स किया जाएगा। प्रपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स बाय द रिसिपिएंट। अगर ये दो कंडीशन आपका फुलफिल हो गया तो आप ये डिस्काउंट को वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर दोगे, और ये दोनों डिस्काउंट अगर आपका, ये दोनों कंडीशन अगर आपका फुलफिल नहीं होता है तो इस डिस्काउंट को आप अपने सप्लाई के वैल्यू से माइनस नहीं करोगे। दोस्तों, इसी के साथ हम लोग अब नेक्स्ट मूव की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है, एक हम लोग देख लेते हैं, नो क्लेम बोनस परमिसेबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 15 सबसेक्शन 3A फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ द इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी टू इंश्योर्ड पर्सन। दोस्तों, आज सपोज करो हमने कोई इंश्योरेंस लिया, बोला गया कि आप प्रीमियम 1 लाख 10 साल तक भरो और 10 साल बाद मैं आपको 1.5 टाइम्स 2 गुना अमाउंट दे दूंगा। सपोज 2 गुना मैं अमाउंट दे दूंगा, लेकिन आप जो 1 लाख आप हमें हर ईयर प्रीमियम दे रहे हो, 5 साल बाद मैं आपको 80,000 रुपया का बोनस भी पेमेंट करूंगा। दोस्तों देखो, 80,000 का 5वें साल में हमने बोनस पेमेंट करना है। इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को बोनस पेमेंट करेगा।
ये प्री कंडीशन एग्रीमेंट बना हुआ है, लेकिन इंश्योरेंस के केस में हम जो ईयरली प्रीमियम दे रहे हैं इसे कैलकुलेट करने के लिए 80,000 को कंसीडर नहीं करेंगे दोस्तों। दोस्तों अब इसी के साथ अपना ये चैप्टर ख़त्म होता है और फिर हम लोग एक पेज में ये सारे चीज़ों का समरी को देख लेते हैं। दोस्तों कहा गया है कि वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में कहा गया है कि अगर आपका सप्लाई जो किया गया, सप्लाई मेड टू अनरिलेटेड पर्सन, अगर अनरिलेटेड पर्सन को सप्लाई किया गया और जो प्राइस है वो प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन है, इन डेट केस सप्लाई का वैल्यू क्या होगा, सप्लाई का वैल्यू हो जाएगा ट्रांजेक्शन वैल्यू अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1। सेक्शन 15 सब सेक्शन 1 बोलता है कि आपका वही ट्रांजेक्शन वैल्यू हो जाएगा, प्लस सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 बोलता है कुछ चीज़ों को हमें ऐड करना है, सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 बोलता है हमें कुछ चीज़ों को लेस करना है। ये लेस करने वाली चीज़ें क्या है, ये डिस्काउंट है, और यहाँ ऐड करने वाली चीज़ों का एक लिस्ट आपको दिया गया है सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में। नेक्स्ट क्या कहा गया है कि अगर आप टैक्सेबल पर्सन, अगर आप सप्लाई कर रहे हो, किसको कर रहे हो, रिलेटेड पर्सन को कर रहे हो, और आपका जो प्राइस है वो प्राइस आपका सोल कंसिडरेशन नहीं है, और सप्लाई जो है आपका नोटिफाइड है अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 5 में, तो आपका जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा उस सप्लाई का जो वैल्यू डिटरमाइन किया जाएगा अंडर चैप्टर 4 ऑफ द CGST रूल 2017 डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ सप्लाई। मीन्स यहाँ पे कुछ रूल दिए गए हैं, एज पर डेट रूल आपको वैल्यूएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि ये रूल अपने CA एंटर लेवल में नहीं है, ये आपका CA फाइनल के लेवल में है। दोस्तों सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में कुछ चीज़ों को इंक्लूड करना था, वो इंक्लूड क्या है आपका, टैक्सेज अदर देन GST चार्ज सेपरेटली। दूसरा पॉइंट क्या है, थर्ड पार्टी पेमेंट मेड बाय द रिसिपिएंट इन रिलेशन टू सप्लाई which supplier was liable to pay and were not included in the price। थर्ड क्या है, अगर आपने कोई इंसिडेंटल एक्सपेंसेज आपने रिसिपिएंट से लिया है, इंसिडेंटल एक्सपेंसेज इंक्लूडिंग एनीथिंग डन बाय द सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई टिल डिलीवरी ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विस इफ चार्ज टू रिसिपिएंट। नेक्स्ट अपने क्या है, अगर कोई सब्सिडी है और वो सब्सिडी डायरेक्टली लिंक है प्राइस ऑफ सप्लाई अदर देन वंस गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपको सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है तो उसे आप इंक्लूड नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको जो भी सब्सिडी मिलता है उसे आपने वैल्यूएशन में ऐड करोगे। दोस्तों नेक्स्ट क्या है आपका, इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी जो डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशंस के लिए आपने चार्ज किए हैं उसे भी आप अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में ऐड करोगे। दोस्तों सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में जो आपका कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना है वो डिस्काउंट है, उसे हम लोग देख लेते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे शायद दोस्तों सब सेक्शन 3 आएगा, शायद एज पर माई बेस्ट ओपिनियन यहाँ पे सब सेक्शन 3 आएगा। दोस्तों यहाँ पे कहा गया है डिस्काउंट्स गिवन बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई एंड रिसीव एंड रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस। डिस्काउंट जो दिया गया है वो डिस्काउंट या तो आपको सप्लाई से पहले या सप्लाई के टाइम पे दिया गया है और वो डिस्काउंट को आप रिकॉर्ड कर दिए हो इनवॉइस में, तो वो डिस्काउंट को आप ट्रांजैक्शन वैल्यू से माइनस कर दोगे। नेक्स्ट क्या है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या इंसेंटिव, आपने डिस्काउंट या इंसेंटिव दिया है सप्लाई के बाद, तो दो कंडीशन अगर फुलफिल हो जाता है तो आप वो दो कंडीशन क्या है, पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट या इंसेंटिव इफ नोन टिल सप्लाई एंड लिंक्ड टू इनवॉइस, एंड दूसरा क्या है, एंड प्रपोर्शनेट ITC रिवर्स किया गया बाय द रिसिपिएंट ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्यूमेंट बाय द सप्लायर। तो अगर ये दो कंडीशन दोस्तों फुलफिल हो जाता है तो आप वो डिस्काउंट को अपने ट्रांजैक्शन वैल्यू में से माइनस कर दोगे। दोस्तों इसी के साथ आपका वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई अंडर GST फिनिश होता है। और दोस्तों इससे एक क्वेश्चन आता है डे बिफोर एग्जाम। दोस्तों अगर केवल ये चार्ट को भी आप अपने माइंड में
रिकॉल कर लेते हैं और माइंड में बैठा लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में काम हो जाएगा। लेकिन ये जो आपका 2 वाला लिस्ट, सेक्शन 15 सब सेक्शन 2 में जो लिस्ट दिया है दोस्तों, इसका एक बार आप डिटेल लिस्ट को अपने माइंड में बैठा लेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपको आपके क्वेश्चन में ये वाले नाम लिख के अमाउंट दे देंगे दोस्तों। ये आप लोग अपने माइंड में एक बार बैठा लेना। इसी के साथ आपका चैप्टर 7 दोस्तों कंप्लीट होता है। अगर मेरा एफर्ट्स आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाने के लिए। अगर दोस्तों हमें आपको कुछ सजेशन देना है तो वो सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। और ये वीडियो अगर कोई सीए एंटर का स्टूडेंट देख रहे हो तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करके बताना। क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद कोई भी एक बच्चा मेरा ये वीडियो देखता है या नहीं देखता है, वो डिमोटिवेशन हमें लगा हुआ रहता है दोस्तों। अगर आप हमें कमेंट में बताते हो कि मैं ये वीडियो को देखा हूँ और इससे बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ, तो मेरा मोटिवेशन दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर के लिए बूस्ट करेगा और फिर आपसे हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे दोस्तों। इसी के साथ आज इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ और आपको आपके एग्ज़ाम के लिए